Good morning, students. Welcome to your science class. Let's start with the second part of chapter number 15, which is some natural phenomena. ठीक है, इस चैप्टर में हम कुछ नेचुरल फिनोमिना पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने फर्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा है लाइटनिंग. ठीक है, लाइटनिंग क्या होता है? इट इज एन इलेक्ट्रिक स्पार्क ऑन अ लार्ज स्केल. ठीक है, लाइटनिंग इज नथिंग बट इट इज एन इलेक्ट्रिक स्पार्क ऑन अ लार्ज स्केल. ठीक है, अब आप उससे प्रोटेक्ट कैसे हो सकते हैं, लाइटनिंग हो क्यों रही है, रीजन क्या है. ठीक है, चार्जेस के मूवमेंट की वजह से लाइटनिंग होती है. ये सारी चीजें हमने अपनी फर्स्ट वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर ली है, फर्स्ट पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं. नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट अर्थक्वेक. इट इज द सेकंड नेचुरल फिनोमेना. लाइटनिंग और थंडरस्टॉर्म को तो हम वैसे भी थोड़ा चेक कर सकते हैं वेदर फॉरकास्टिंग वगैरह के थ्रू. ठीक है, पता लगा सकते हैं कि हम कब होनी है, थंडरस्टॉर्म कब आना है, रेनिंग सीजन कब होगा, रेनफॉल कब होगा. ठीक है, बट अर्थक्वेक को पता लगाना बहुत ही मुश्किल है, हम उसको पता नहीं लगा सकते. और इसके थ्रू जो डैमेज होता है वो भी बहुत लार्ज स्केल पे होता है. ठीक है, इसलिए अर्थक्वेक एक डिजास्टर में भी आ जाता है. ठीक है, बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्टिव हो सकता है एक अर्थक्वेक. ओके, अब अर्थक्वेक होता क्या है, क्यों आता है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड अर्थक्वेक. ठीक है, तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे आज की वीडियो में. सो डू यू नो व्हाट इज अर्थक्वेक? So yes, earthquake is nothing. It is simply the shaking or trembling of our earth. ठीक है, जब हमारी अर्थ शेक करने लगती है तो उसी को हम बोल देते हैं अर्थक्वेक. ठीक है, अगर हम एग्जांपल देखें, अभी जैसे उरी में, नॉर्थ कश्मीर में के कुछ रीजन में अर्थक्वेक आया था, जो कि बहुत ही लार्ज स्केल पे अर्थक्वेक था, जिसमें क्या होता है सारी बिल्डिंग्स वगैरह जो है एक तरह से मिट्टी में मिल गई. ठीक है, ये आया हमारा 2005 में. ये बहुत ही डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक था. इसके अलावा भुज गुजरात में 2001 में आया था ये अर्थक्वेक. ठीक है, और ये भी बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्टिव था. ठीक है, कोई भी अर्थक्वेक कितना डिस्ट्रक्टिव है हम कैसे पता करते हैं कि वहां से उस अर्थक्वेक की वजह से कितना डिस्ट्रक्शन हुआ है. ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स या एनिमल्स की डेथ भी हो जाती है, प्लस बिल्डिंग्स वगैरह जो है वो बिल्कुल नीचे गिर जाती है, मिट्टी में मिल जाती है. ठीक है, ये सब आ जाते हैं अर्थक्वेक में. ये कुछ मेजर अर्थक्वेक हैं जो कि 2005 और 2001 में आए थे. ठीक है, सो अर्थक्वेक इज नथिंग, इट इज शेकिंग और ट्रेमलिंग ऑफ अर्थ. ठीक है, अब ये क्यों आता है, इसके पीछे का रीजन क्या है, ये चीज हम पढ़ेंगे. ठीक है, अब अगर हम ये देखें अर्थ का डायग्राम. ठीक है, तो इसमें जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसे हम बोलते हैं क्रस्ट, देन मेंटल, उसके अंदर आउटर कोर एंड इनर कोर. ठीक है, ये डिवाइडेड है अर्थ हमारी. ठीक है, अब इसमें जो ये हमें क्रस्ट दिख रहा है अर्थ का, तो ये क्या एक सिंगल प्लेट होता है. लेट्स अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ दिस. ठीक है, आउटर मोस्ट लेयर इट इज क्रस्ट. ठीक है, देन उसके अंदर आता है मेंटल और अंदर की साइड आते हैं इनर कोर एंड आउटर कोर. ठीक है, ये जो हमें क्रस्ट दिख रहा है, ये क्रस्ट एक सिंगल लेयर नहीं होता. ठीक है, अर्थ क्रस्ट हमारा डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड होता है. ठीक है, छोटी छोटी प्लेट्स में डिवाइडेड होता है, फ्रेगमेंटेड होता है आउटर मोस्ट लेयर. ठीक है, जो इसका लिथोस्फीयर है, सिंपल बेसिकली अगर हम बात करें अर्थ का, वो एक सिंगल पीस में प्रेजेंट नहीं है, वो छोटी छोटी प्लेट्स हैं, कुछ प्लेट्स में डिवाइडेड है और वो एक साथ प्रेजेंट होती है. ठीक है, अब ये जो प्लेट्स होती हैं, इन प्लेट्स को हम बोल देते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स. टेक्टोनिक प्लेट्स. ठीक है, ये जो अर्थ का क्रस्ट है, ये क्रस्ट एक सिंगल लेयर नहीं है, ये डिफरेंट छोटी छोटी प्लेट्स में डिवाइडेड है. ठीक है, फ्रेगमेंटेड है. अब उन प्लेट्स को हमने एक नेम दे दिया है, क्या बोलते हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स. ठीक है, अब ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं ये कंटिन्यूअसली मूवमेंट में होती हैं. ठीक है, ऑल दीज प्लेट्स आर इन कंटिन्यूअस मोशन. ठीक है, अब जब ये दोनों प्लेट्स, सपोज दो प्लेट्स मूवमेंट में है, अब वो आपस में टकरा जाए, जब वो टकराती हैं उसकी वजह से अर्थक्वेक आता है. ठीक है, सिंपल आप यहाँ देख सकते हो, ये प्लेट्स हैं. ठीक है, टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, ये मूवमेंट कर रही है. ठीक है, कंटिन्यूअस मूवमेंट में है, लेकिन जब ये
जोर से टकरा जाती हैं, आपस में टकरा जाए, तो क्या होता है, अर्थक्वेक आता है। और वो हो सकता है किसी भी स्केल का, ठीक है, कितना भी डिस्ट्रक्टिव हो सकता है। और हो सकता है बहुत ही स्लाइट अर्थक्वेक हो, आपको पता भी ना चले। सिंपल जब टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट में है, वो आपस में जस्ट ब्रशिंग हो रही है उनकी, एक दूसरे से हल्की सी रब हो गई है, तो जो अर्थक्वेक होगा अगर, तो वो बहुत ही स्मॉल स्केल का होगा, उससे कुछ भी डिस्ट्रक्शन नहीं पता होगा, और आपको हो सकता है पता भी ना चले कि अर्थक्वेक हुआ है, ठीक है। लेकिन जब ये आपस में टकरा जाती है, तो क्या होता है, तब आता है आपका अर्थक्वेक, जो कि एक डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक हो सकता है, जो कि एक लार्ज स्केल अर्थक्वेक हो सकता है, ठीक है। क्लियर है ये चीज? जस्ट सिंपल सी बात है कि ये जो अर्थ है, इसका जो आउटर मोस्ट क्रस्ट है, आउटर मोस्ट लेयर है, ये एक सिंगल पार्ट में नहीं है, छोटे छोटे पीसेस में डिवाइडेड है, जिन्हें हम बोलते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स। ये टेक्टोनिक प्लेट्स कंटिन्यूअस मोशन में रहती हैं, मूवमेंट में रहती हैं, और जब ये टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकरा जाती हैं, तब आता है आपका अर्थक्वेक। सिंपल सी बात, ठीक है। अब हमने बात की कि जो अर्थक्वेक है वो बहुत ही डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है, और हो सकता है कि ज्यादा डिस्ट्रक्शन कॉज ना करे। ये आप पता कैसे लगाएंगे? सो earthquake is expressed in term of magnitude on Richter scale, ठीक है। रिचर स्केल पे हम पता करते हैं। अब रिचर स्केल क्या है? इसमें क्या होता है, 0 to 7 रीडिंग होती है, सॉरी 0 to 10। अगर अर्थक्वेक का जो मैग्नीट्यूड है वो 7 से ज्यादा है, तो वो अर्थक्वेक बहुत ही डिस्ट्रक्टिव हो सकता है, बहुत ही डिजास्टरस हो सकता है, होता है, ठीक है। बेसिकली अगर हम बात करें भुज की, जो 2001 में आया था गुजरात में, भुज में जो अर्थक्वेक आया था, उसका जो मैग्नीट्यूड था वो कितना था, 7.5 से भी ज्यादा था, ठीक है। तो ये बहुत ही डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक था। और अगर अर्थक्वेक का हम मेजर कर रहे हैं और उसकी जो रीडिंग्स हैं वो 3 और 4 के अराउंड आ रही हैं, तो वो अर्थक्वेक हमारा इतना डिजास्टरस नहीं होता, इतना डिस्ट्रक्टिव नहीं होता, ठीक है। सो अर्थक्वेक इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ मैग्नीट्यूड ऑन रिचर स्केल, ठीक है। रिचर स्केल पे हम अर्थक्वेक को मेजर कर सकते हैं। प्लस एक और चीज आती है, अगर हम बात करें कि कुछ एरिया में तो अर्थक्वेक के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है, और कुछ एरिया में अर्थक्वेक इतने नहीं आते, ठीक है, बहुत कम चांसेस होते हैं अर्थक्वेक के। तो जिस एरिया में बहुत ज्यादा अर्थक्वेक के चांसेस होते हैं, द एरिया व्हिच आर प्रोन टू अर्थक्वेक आर नोन एज सेस्मिक जोन। क्या बोलते हैं हम उनको? सेस्मिक जोन, जो कि अर्थक्वेक प्रोन एरियाज होते हैं, ठीक है। अर्थक्वेक प्रोन एरियाज आर नोन एज सेस्मिक जोन। क्लियर है? सेस्मिक जोन बोल देते हैं यहाँ पे अर्थक्वेक के चांसेस ज्यादा है, सिंपल सी बात है, ठीक है। या फिर फॉल्ट जोन भी बोलते हैं हम उनको। क्लियर है? अब इनके अलावा एक तो हो गया हमारे पास रीजन, मेन रीजन जिसकी वजह से अर्थक्वेक आता है वो क्या है, ड्यू टू द कोलाइडिंग ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स, या टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराने से हमारा अर्थक्वेक आ रहा है, ठीक है। मेन रीजन यही होता है, और यही बहुत ही डिस्ट्रक्टिव और डिजास्टर्स हो सकता है, ठीक है। कई बार क्या होता है, जब अर्थक्वेक आता है वाटर बॉडीज के पास, अगर सपोज सी और ओशन के पास आता है, तो वहां से जो पानी है, पानी भी मूव करने लगता है, जो वेव्स है वो बहुत हाई वेव्स हो जाती हैं, ठीक है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, सुनामी, ठीक है। या फिर वाटर बॉडीज के नीचे का जो अर्थ है, वहां पे अगर अर्थक्वेक आएगा तो उसकी वजह से सुनामी आ सकती है, ठीक है। सुनामी और फ्लडिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं जब वाटर एरिया, जो कोस्टल एरिया है, वहां पे बाढ़ का खतरा बढ़ जाता है। प्लस अगर वो बहुत ही लार्ज स्केल का हमारा जो अर्थक्वेक है वो बहुत लार्ज स्केल पे है, जिसकी वजह से जो वाटर वेव्स है वो बहुत हाई वेव्स हो गई हैं, तो वो हमारे सुनामी में भी कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। सुनामी और फ्लड भी हमारे अर्थक्वेक की वजह से आती है, ठीक है। प्लस इसके अलावा अगर जो हमारा वॉल्केनो इरप्शन होता है उसकी वजह से भी अर्थक्वेक आ सकता है, ठीक है। प्लस जब मैटेरियल्स जो होते हैं वो अर्थ को जोर से हिट करते हैं, तो उसकी वजह से भी अर्थक्वेक आ सकता है, बट वो इतने ज्यादा डिस्ट्रक्टिव नहीं होते हैं, वो इतने लार्ज स्केल के अर्थक्वेक नहीं होते, ठीक है। तो मोस्ट डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक्स जो होते हैं वो किस वजह से आते हैं, ड्यू टू टेक्टोनिक प्लेट्स कोलिजन,
कोलाइडिंग ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से ही हमारे मोस्ट डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक्स आते हैं। क्लियर है? आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अर्थक्वेक क्या होता है? सिंपल शेकिंग और ट्रेमलिंग ऑफ अर्थ। क्यों आता है? ड्यू टू द कोलिजन ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स, और मेटेओराइट अगर हिट कर रही है हमारे अर्थ को, उसकी वजह से भी आ सकता है। स्मॉल स्केल पे आएगा अर्थक्वेक, बट आ सकता है। ठीक है? प्लस वॉल्केनो इरप्शन वगैरह की वजह से भी अर्थक्वेक आ सकता है, बहुत ही स्मॉल स्केल पे। ठीक है? एंड द अर्थक्वेक प्रोन रीजन आर नोन एज सेस्मिक जोन्स। ओके, सो दिस इज योर अर्थक्वेक। अब अर्थक्वेक क्या होता है, क्यों आ रहा है, ये दो क्वेश्चन हमारे हो गए। हाउ वी कैन प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द अर्थक्वेक, हम कैसे बचा सकते हैं अपने आप को अगर अर्थक्वेक आ रहा है तो। एक तो सबसे पहली चीज आ जाती है कि हम मॉडर्न बिल्डिंग टेक्निक्स को अपनाएं। ठीक है? जो बिल्डिंग्स वगैरह या हाउस वगैरह बना रहे हैं वो मॉडर्नाइज तरीके से बनाएं। ठीक है? कैसे बना सकते हैं? सबसे पहले बिल्डिंग या घर वगैरह बनाने से पहले हमें हाईली स्किल्ड पर्सन के थ्रू उसका एक मैप प्रिपेयर कराना चाहिए, आर्किटेक्चर बेसिकली। ठीक है? आर्किटेक्ट क्या करेगा, एक प्रॉपर मैप बना के देगा और उसको आपको बताएगा कि किस तरह का घर आपको बनाना चाहिए। ठीक है? प्लस जो हमारे रूफ वगैरह है, जो जैसे सेस्मिक जोन वगैरह होते हैं, वहां पे हम क्या करें कि जो रूफ वगैरह होती है वो थोड़ी लाइट वेटेड रखें। ठीक है? क्योंकि अर्थक्वेक आने के टाइम पर जो सबसे पहली चीज आपके ऊपर गिर सकती है वो क्या है? रूफ। ठीक है? तो रूफ थोड़ा लाइट वेटेड रखें। ठीक है? प्लस जैसे जो अलमीरा वगैरह होती है वो अगर अलग से रखी होंगी, जितने भी हैवी मटेरियल है वो ज्यादा से ज्यादा अलग से रखे होंगे, तो जब अर्थक्वेक आएगा तो वो अलमीरा अगर अलग से रखी है तो वो गिरने के चांसेस ज्यादा है ना। इससे अच्छा क्या है कि हम अलमीरा और कबर्ड इस तरह से बनाएं जो कि फिक्स्ड अलमीरा, आजकल चल रही है फिक्स्ड अलमीरा बनती है। ठीक है? वॉल में ही फिक्स हो जाती है, तो उनके गिरने के चांसेस नहीं रहते। ठीक है? तो एक मॉडर्न बिल्डिंग टेक्निक ही है। ओके, इसके अलावा अगर सिंपल अर्थक्वेक आ रहा है तो आप क्या करेंगे कि ओपन एरिया में जाएंगे। ठीक है? प्लस किसी भी टेबल वगैरह के नीचे आप बैठ जाएंगे और अपने हेड को किसी भी सॉफ्ट चीज लाइक पिलो से आप कवर कर लें, जिससे कि जो कोई भी मटेरियल, कोई भी हैवी मटेरियल आपके सर पे डायरेक्टली ना गिरे, आपको हेड इंजरी ना हो। ठीक है? प्लस जैसे वॉल हैंगिंग वगैरह हम यूज करते हैं, डेकोरेटिव आइटम्स, बहुत ज्यादा हैवी वॉल हैंगिंग्स को या डेकोरेटिव आइटम्स को हम यूज ना करें, क्योंकि अगर अर्थक्वेक आएगा तो वो सपोज हमारी वॉल हैंगिंग या हमारी जो क्लॉक है वो इतनी हैवी है कि अर्थक्वेक आया वही हमारे सर पे गिर गई तो वही हेड इंजरी कर देगी, है ना। तो वो चीजें हम बहुत लाइट वेटेड रखें। क्लियर है? और सेस्मिक जोन में तो हम अवॉइड ही करेंगे, जितना कम से कम हम वॉल हैंगिंग वगैरह का यूज करें। ठीक है? वो ज्यादा बेटर है। इसके अलावा अगर आप घर से बाहर हैं तो आप क्या कर सकते हैं? ठीक है? सपोज अगर आप ट्रैवल वगैरह कर रहे हैं तो वो बहुत ही डेंजरस हो सकता है। ठीक है? आप कार या बस वगैरह में, तो आप क्या कर सकते हैं, पहले तो आप अपनी कार या बस ड्राइवर वगैरह को बोलिए कि आपको किसी ड्राइव करके किसी एक सेफ ग्राउंड की साइड ले जाए। ठीक है? प्लस अगर आप वॉकिंग में हैं सिंपल, तो आप एक ग्राउंड की साइड जाइए। ठीक है? जहाँ पे कोई बिल्डिंग वगैरह ना हो, कोई हैवी मटेरियल आपके आसपास गिरने की आशंका ना हो, ठीक है, गिरने का खतरा ना हो, ऐसे ओपन ग्राउंड में चले जाए। ठीक है? सो ये हो जाएंगे आपके प्रोटेक्टिव मेजर फॉर अर्थक्वेक। ठीक है? सो यस, दिस इज योर होल चैप्टर। फर्स्ट हमने नेचुरल डिजास्टर में हमने फर्स्ट पढ़ा लाइटनिंग इन आवर फर्स्ट वीडियो। ठीक है? लाइटनिंग में हमने क्या पढ़ा था? इट इज नथिंग, इट इज सिंपली अ इलेक्ट्रिक स्पार्क ऑन अ लार्ज स्केल। ओके, लार्ज स्केल इलेक्ट्रिक स्पार्क को ही हम लाइटनिंग बोल देते हैं। ये क्यों होता है? ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ चार्जेस। ठीक है? उसके अलावा इन अवर दिस वीडियो, इन अवर सेकेंड पार्ट, हमने क्या पढ़ा है? अर्थक्वेक। तो अर्थक्वेक क्या है? इट इज शेकिंग और ट्रिमलिंग ऑफ अर्थ। ठीक है? क्यों होता है? क्योंकि शेकिंग और ट्रिमलिंग ऑफ अर्थ की वजह से। ठीक है? अब शेकिंग और ट्रिमलिंग क्यों हो रही है? क्योंकि जो हमारा अर्थ का क्रस्ट है, आउटर मोस्ट लेयर जो है, वो एक सिंगल पीस में नहीं है, वो छोटे छोटे प्लेट्स में डिवाइडेड है। ठीक है? 7 और 8 मेजर प्लेट्स होती है, उसके अलावा कुछ माइनर प्लेट्स होती है। ठीक है? सिंपल प्लेट्स में डिवाइडेड है। उन प्लेट्स को हम बोल देते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स। ये टेक्टोनिक प्लेट्स कंटिन्यूअस मोशन में होती है। जब ये प्लेट्स आपस में टकरा जाती हैं तो आपका आ जाता है अर्थक्वेक। ठीक है? जिसकी वजह से अगर ये वाटर बॉडीज के पास जोर से टकराई है तो क्या हो सकता है कि जो वाटर वेव्स हैं वो बहुत
हाई वेव्स में कन्वर्ट हो जाए और उनकी वजह से सुनामी भी आ सकती है। ठीक है, कुछ एरिया लाइक कश्मीर के कुछ एरिया, गुजरात, राजस्थान के कुछ एरिया, ये बहुत ज्यादा प्रोन है फॉर अर्थक्वेक। सो उन जोन को हम क्या बोलते हैं, उन एरिया को हम क्या बोलते हैं, सेस्मिक जोन। ठीक है, तो व्हाट इज सेस्मिक जोन? इट इज अर्थक्वेक प्रोन रीजन्स। ठीक है, सो यस, ये हमने पढ़ा। नाउ कम टू द एक्सरसाइज। So yes, this is your exercise. First we will discuss about some keywords. First keyword is earthquake. So earthquake क्या होता है? It is simply shaking or trembling of earth. ठीक है? And earthquake is the shaking of the earth's surface. ठीक है? यहाँ पे earthquake is the shaking of the surface of earth. ठीक है? Now second one is Richter scale. Richter scale क्या है? जिसके थ्रू हम अर्थ का मैग्नीट्यूड चेक करते हैं। ठीक है, कि किस मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक है। ठीक है, सो रिchter scale an instrument used to measure the intensity of the earthquake. अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को हम अगर न्यूमेरिकल वैल्यू में एक नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम रिchter scale के थ्रू चेक करते हैं। ठीक है, ये यूज होता है टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक, कि कितनी इंटेंसिटी का अर्थक्वेक है। 3 के अप्रॉक्स है, 3 और 4 के अप्रॉक्स, तो इतनी ज्यादा इंटेंसिटी नहीं है अर्थक्वेक की, इतना ज्यादा डिजास्टर्स नहीं होगा। और अगर 7 या 7 से ज्यादा है तो हमारा जो अर्थक्वेक है वो बहुत ज्यादा डिजास्टर्स हो सकता है। ठीक है, नाउ सेकंड वन इज ट्रिमर। हम बोल रहे हैं ना ट्रिमर और शेकिंग ऑफ अर्थ। तो ट्रिमर क्या होता है? इट इज सिंपल वाइब्रेशन। ठीक है, किसी भी टाइप की जो वाइब्रेशंस होती है उसे हम बोलते हैं ट्रिमर। एनी वाइब्रेटरी मूवमेंट, ठीक है, उसे हम बोलते हैं ट्रिमर। नाउ एक टर्म आती है सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ और रिchter स्केल दोनों ही अर्थ क्वेक को चेक करने के लिए होते हैं। ठीक है, लेकिन सिस्मोग्राफ एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू हम अर्थक्वेक का पता लगाते हैं और रिchter स्केल के थ्रू हम न्यूमेरिकल वैल्यू पता लगाते हैं। ठीक है, इस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू इट इज एन इंस्ट्रूमेंट used for measuring and recording the vibration of the earthquake, कि किस वाइब्रेशन, किस स्पीड से वाइब्रेशन हो रही है, कितनी ज्यादा वाइब्रेशन है या कम वाइब्रेशन है, ये सारी चीजें हम सिस्मोग्राफ के थ्रू पता लगाते हैं। ठीक है, एक ग्राफ की फॉर्म में हमें रिप्रेजेंट करता है। इसमें क्या होता है, सिस्मोग्राफ में एक मास होता है जो कि अटैच होता है विद अ फिक्स्ड बेस। अब इसमें जो मास है उसके साथ एक पेन लाइक इंस्ट्रूमेंट अटैच होता है। अब हमारा जो बेस है वो तो मूव करेगा लेकिन मास मूव नहीं करता। ठीक है, जब बेस मूव करेगा तो उसके ऊपर वाइब्रेशन इस तरह से लाइन्स बन जाते हैं, कितनी वाइब्रेशन हो रही है बेस में। बेस सपोज हमारा अर्थ, ठीक है, अर्थ एक बेस है ना, तो वहां पे किस स्पीड की वाइब्रेशन हो रही है। सपोज वाइब्रेशन फास्ट हो गई तो उसमें जो लाइन्स इस तरह से बन रही है, फिर जो सिस्मोग्राफ में जो लाइन्स बन रही है वो भी इस तरह से मूव करना स्टार्ट कर रही है। ठीक है, सिंपल एक मास है, सॉलिड मास होता है, उसके साथ एक पेन अटैच होता है और एक फिक्स्ड बेस होता है। ठीक है, अभी मास अपनी जगह ही रहेगा लेकिन ये बेस है, ये बेस मूव करता है। ठीक है, अब ये जब बेस मूव करेगा, रोल करेगा, तो इसके ऊपर इस तरह से लाइंस मिलेंगी रेगुलर, की टेक्टोनिक प्लेट तो रेगुलर मोशन में है, थोड़ी बहुत वाइब्रेशन अगर हो रही है तो लाइंस बन रही है। ठीक है, अब वाइब्रेशन अगर सपोज सडनली फास्ट होगी तो हमारी जो लाइंस है वो इस तरह से ग्राफ आएगा, तो जिससे हमें पता चलेगा कि हाँ अर्थक्वेक आया। सपोज ये लाइंस में जो चेंजेस है वो थोड़ी ज्यादा है तो मतलब इंटेंसिटी ज्यादा थी हमारे अर्थक्वेक की, और अगर एक लाइन में चेंजेस ज्यादा नहीं आए, ग्रेजुअल चेंजेस इस तरह से हो रहा है, तो हमारे अर्थक्वेक की कोई ज्यादा इंटेंसिटी नहीं है, कोई ज्यादा डिस्ट्रक्टिव या डिजास्टर्स नहीं है। ठीक है, तो सिस्मोग्राफ क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू हम मेजर कर सकते हैं और रिकॉर्ड कर सकते हैं अर्थक्वेक की कितनी वाइब्रेशंस है। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज name the scale on which the destructive energy of an earthquake is measured. Is it likely to cause much damage? अब ये बताना है कि हम किस स्केल पे अर्थक्वेक की इंटेंसिटी चेक करते हैं। स्केल कौन सा यूज करते हैं? रिchter स्केल। ठीक है, सो आंसर इज रिchter स्केल। अब सेकंड वाला, yes it would be recorded by a seismograph if the richter scale give a recording of magnitude 3। ठीक है, तो रिchter स्केल पे जो रीडिंग आ रही है वो अगर 3 है तो क्या होगा, then the earthquake is not likely to
या फिर मोर देन 7 है तो हमारा अर्थक्वेक बहुत ही ज्यादा डिजास्टरस हो सकता है। ठीक है, नाउ द सेकंड क्वेश्चन, लिस्ट 3 states in India where earthquakes are more likely to strike। earthquake prone रीजन बताने हैं, बेसिकली सेस्मिक जोन्स बताने हैं कि जहाँ पे कोई भी 3 स्टेट ऐसे बताने हैं इंडिया में जहाँ पे earthquake के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा है। तो मैंने आपको बताया था कश्मीर, ठीक है, गुजरात, राजस्थान, इसके अलावा असम। ठीक है, तो जम्मू एंड कश्मीर, गुजरात एंड असम are the state where earthquakes are more likely to strike. These are the seismic zones. Okay, clear है ये चीज? चलिए next, and the next question is, suppose you are outside your home and an earthquake strikes। ठीक है, आप घर से बाहर हैं और एक earthquake आ जाता है। What precautions would you take to protect yourself? तो आप कौन कौन से precautions लेंगे अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए? So first one is, try to find an open field away from the tall buildings, tall trees or electric wires। ठीक है, tall buildings और tall trees से दूर जाएंगे, open field पे चले जाएंगे। ठीक है, क्योंकि अगर by chance most destructive earthquake है तो उसकी वजह से अगर बिल्डिंग वगैरह गिर जाए तो वो हमारे ऊपर ना गिरे, या पेड़ वगैरह गिर जाए तो वो हमारे ऊपर ना गिरे। ठीक है, वायर्स वगैरह, इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है अगर वायर भी टूट जाए तो। ठीक है, तो उन सबसे हम दूर जाएंगे, ओपन फील्ड में बेसिकली चले जाएंगे, ग्राउंड में। ठीक है, सेकंड, अगर ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो क्या करेंगे? इफ ट्रैवलिंग इन अ कार, डू नॉट कट आउट व्हेन एन अर्थक्वेक स्ट्राइक्स, ड्राइव इट एन ओपन फील्ड। ठीक है, कार से बाहर नहीं जाएंगे, उसे हम एक फ्री ग्राउंड स्पेस में, ग्राउंड में, फ्री फील्ड में हम उसे ड्राइव करके ले जाएंगे कार। ठीक है, टॉल बिल्डिंग्स और टॉल ट्रीज वगैरह से दूर। क्लियर है? इसके अलावा अगर हम घर के अंदर हैं तो हमने बात की थी क्या कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, सो यस, दिस इज योर फुल एक्सरसाइज एंड नाउ दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड। आई होप दिस चैप्टर इज क्लियर टू यू। यस, अगर हम बात करते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा आपके स्कोरिंग क्वेश्चंस होते हैं। सो किसी भी चैप्टर में जो भी डायग्राम्स हैं, आप डायग्राम्स पे मेन फोकस करें। ठीक है, वो आपके स्कोरिंग क्वेश्चंस हो सकते हैं क्योंकि आपको जस्ट डायग्राम ड्रॉ करना है और आपको मार्क्स मिल जाते हैं। 4 और 5 मार्क्स में आपके डायग्राम्स आते हैं। ओके, सो यस, दिस इज योर होल चैप्टर। आई होप दिस चैप्टर इज क्लियर टू यू।